हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो डेफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शंस। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लड की डेफिनीशन जो हमने जानी है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो आपस में टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को जॉइंट रखता है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है थ्रू होल बॉडी, विच सर्कुलेट्स थ्रू होल बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। जो ब्लड की डेफिनीशन अगर हम देखेंगे, ब्लड की डेफिनीशन है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है थ्रू होल बॉडी और ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ब्लड का कलर जो होता है वो ओपेक रेड कलर का होता है, यानी कि फास्ट रेड कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से होता है उसका, वो आगे हम जानेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं, वो हीमोग्लोबिन की वजह से उसका होता है। वो जो आर्टेरियल ब्लड होता है, जो आर्टरीज़ में फ़्लो करता है, उसका कलर ब्राइट रेड कलर होता है। वो क्यों उसका कलर ब्राइट रेड होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें फ़्लो करता है, तो इसीलिए आर्टेरियल ब्लड का कलर ब्राइट रेड कलर होता है। और जो वेनस ब्लड है, वेनस ब्लड का कलर डार्क रेड। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि वेनस ब्लड का कलर डार्क रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए उसका कलर डार्क रेड होता है। उसके बाद अगर हम देखें ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है एक नॉर्मल पर्सन में। जो जिसे हम देखें अगर, तो 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, एक इंसान का जो बॉडी वेट होता है उसका 8% का जो वॉल्यूम है वो उसमें ब्लड होता है। ठीक है। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, ब्लड 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है पानी से, 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है ब्लड पानी से। तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की है वो 1.050 टू 1.060 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज करती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पीएच का, पीएच इसका एवरेज 7.4 होता है। रेंज अगर हम देखें तो पीएच की 7.38 से लेकर 7.42 तक इसका पीएच रेंज रहता है, जो कि एल्कलाइन इन नेचर होता है। अगर ब्लड का पीएच 7.38 से डाउन हो जाता है, यानी कि एसिडिक नेचर में चला जाता है, तो हम उसे एसिडोसिस कहते हैं। उस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ब्लड का पीएच नॉर्मल रेंज, बिलो नॉर्मल रेंज चला जाए, तो उसको एसिडोसिस कहते हैं। और अगर 7.42 से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चला जाए, तो उसको हम उस कंडीशन को अल्कोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। ब्लड जो बना होता है वो 2 कंपोनेंट्स का बना होता है, एक प्लाज्मा का और दूसरा सेलुलर एलिमेंट्स का। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर जैसे घास फूस का कलर होता है, सेम उसी कलर का स्ट्रॉ होता है। और ये 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है। जो ब्लड है उसमें 55% वॉल्यूम किसका होता है? प्लाज्मा का। और 45% वॉल्यूम होता है सेलुलर एलिमेंट्स का। ठीक है, जिसे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, वो हम आगे जानेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। उसमें आरबीसीज आती हैं, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और जिनका रफली मैं आपको काउंट बताता हूँ, 5 मिलियन होता है। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज आती हैं, वाइट ब्लड सेल्स आती हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काउंट 4000 टू 11000 होता है। और उसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनका काउंट होता है 1.5 टू 4 लैक्स पर क्यूबिक एमएम। जितने भी मैंने अभी बताए, चाहे आरबीसीज का पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतना काउंट होता है इनका। ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है। इसकी बहुत सारी फंक्शंस है। कुछ जो मेन फंक्शंस है जो ब्लड की, उनको मैंने एनलिस्ट किया है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। पहली फंक्शन जो आती है ब्लड की वो है न्यूट्रिटिव फंक्शन। ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होती है? ब्लड कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। ब्लड में जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होती हैं, लाइक ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, वाइटामिन्स या बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये टिश्यूज़ और सेल्स को ये सप्लाई करता है। ब्लड को हम न्यूट्रिटिव फंक्शन में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये
ये सारे मिनरल्स जो हैं, जो सारे सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये टिश्यूज़ और सेल्स तक सप्लाई करता है। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्लड की रेस्पिरेटरी फंक्शन एक और फंक्शन है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन, जो सबको पता है ऑक्सीजन लंग्स से लेकर टिश्यूज़ तक लेता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो एंड प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से टिश्यूज़ और सेल्स से बैक लंग्स तक लेता है एक्सपायर होने के लिए, फिर वो एक्सेल होता है। ठीक है बच्चों। और उसकी एक और ब्लड की एक और फंक्शन है, उसकी फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं बॉडी में, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, या क्रेब्स साइकिल है, यूरिक एसिड साइकिल है, तो या यूरिया साइकिल है, जितने भी ये उनमें एंड प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स, उनको एक्सक्रीट करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, तो इनको ये एक्सक्रीट करता है थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। लाइक किडनीज़ हैं हमारी एक्सक्रीटरी, और जिनके थ्रू यूरिया भी एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड भी और क्रिएटिनिन। और उसके अलावा स्किन भी एक ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो उसके बाद एक और फंक्शन इसकी होगी, वो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स करता है, मेनली एंडोक्राइन, जो ब्लड में सिक्रीशंस होती हैं वो हार्मोन्स ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू होल बॉडी। और उसके अलावा एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आती है प्रोटेक्टिव फंक्शन इसकी। ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में यानी कि डिफेंस मैकेनिज़्म जो हमारी बॉडी का है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। वो हम आगे जानेंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए ये डिफेंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो एनगल्फ करती हैं माइक्रोब्स को। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, तो वो हम आगे जानेंगे। तो फैगोसाइटोसिस आपने पढ़ा भी होगा, 11th-12th में आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स एनगल्फ करती है माइक्रोब्स, जो फॉरेन माइक्रोब्स होते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं, क्विक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं। और इज़िनोफिल्स जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूव्स फॉरेन प्रोटीन्स। वो जो कोई फॉरेन प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोब इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में, या कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, जो उसका प्रोटीन नेचर होता है ये उसको डिटॉक्सिफाई और डिसइंटीग्रेट करता है इज़िनोफिल्स, और उनको फॉरेन प्रोटीन्स को रिमूव करता है। और इसकी फंक्शन है हीमोस्टैटिक फंक्शन। ठीक है बच्चों। हीमोस्टैटिक फंक्शन इसकी क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड मेंटेन्स कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है। वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड को मेंटेन करते, मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ये मेंटेन करता है ब्लड में, बॉडी में। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड मेंटेन पीएच। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन पार्ट होते हैं ब्लड में, तो वो एक एज ए बफर एक्ट करते हैं और अपना एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच ऑफ ब्लड या पीएच ऑफ होल बॉडी मेंटेन करते हैं। ब्लड एक स्टोरेज सोर्स भी एक्ट करता है। ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर और प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये ब्लड में ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशंस लाइक स्टारवेशन या फ्लूइड लॉस होता है, या कभी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, उस कंडीशन में ब्लड एक्ट करता है एज स्टोरेज। जो उसमें स्टोर ये मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, या प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होती हैं, ये उस सिचुएशन में यूज़ होते हैं, इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है बच्चों। तो ऐसी और वीडियोस के बारे में, स्टडी रिलेटेड, इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिलेटेड, या डीएमएलटी के रिलेटेड, या बीएससी एमएलटी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।